हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 यहाँ पर हम बात करेंगे 28 सितंबर 2017 का मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था, उसमें आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, यानी सिंपल अर्थमेटिक जो टॉपिक आता है, साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक, इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके जो साइंस के हैं वो 15 क्वेश्चन आते हैं, प्लस 15 क्वेश्चन आपके जो है अर्थमेटिक से आते हैं। तो ये जो 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आते हैं, यानी मैथमेटिक्स का ये जो पोर्शन है, इसके जो क्वेश्चन पेपर है, ये टोटल मेरे पास लगभग 50 अप्रॉक्स पेपर हैं। तो इन सभी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ये मैं आपको सिक्वेंस से करवाऊँगी। अगर आप इतने 50 पेपर के जो क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे, तो जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है आपका 2020 का, जो अभी आपका जून जुलाई 2021 में होने वाला है, तो इसमें क्या होगा कि आपको इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा यहाँ पर अब देखेंगे, ठीक है। तो ये सब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आपको टोटल बताऊँगी कि इनको आप सिंपल ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम इन सवालों को करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो पेपर सेट है ये आपका मैं बता दूं कब का है। तो ये है 28 सितंबर 2017 का दोपहर वाला पेपर है। ये 3 बजे से जो पेपर होता है, ठीक है। तो ये 3 बजे वाला पेपर है। तो इस टाइप से आप नोट भी करते जाइए कि कौन कौन से जो पेपर हैं वो मैंने करवा दिए हैं। अगर आपके पास पेपर सेट है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, एमपी पुलिस कांस्टेबल पेपर सेट पीडीएफ करके, तो आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप जो पूरे पेपर सेट है वो देख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन इक्विलेटरल एंगल, यहाँ पर इन्हें ट्रायंगल लिखना था, ठीक है। टी ट्रायंगल लिखना था यहाँ कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल बी ओ सी। उसने कहा है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जो कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त में उत्कीर्ण है, तो एंगल बी ओ सी ज्ञात करें। यानी उसने कहा कि एक त्रिभुज है। तो हमें जो है आपको एग्जाम पेपर में नहीं बनाना है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, इस टाइप से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। उसने कहा है कि एक सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल है, ये वाला जो है आप इसे अभी क्रॉस कर दीजिए, थोड़ा सा ये गलत सा बनाए, ये देखिए मैं ये बना देती हूँ, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड से क्या है, इक्वल होती हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो ये है, और ए बी सी इसको नाम दिया गया है। इसका जो सेंटर है वो क्या है, यहाँ पर ओ है, ओ इसका सेंटर है, और एंगल हमें बी ओ सी बताना है। तो हम क्या करें, ए यहाँ ले लें, बी यहाँ ले लें और सी यहाँ। आप चाहें तो ये पॉइंट्स कहीं भी ले सकते हैं। अब उसने कहा है कि एंगल बी ओ सी, यानी कि ये एंगल हमको क्या बताना है, ये वाला एंगल। हम इसमें कलर चेंज करके मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सा एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है, ये एंगल यहाँ पर आपको बताना है, एंगल बी ओ सी। तो ये जो एंगल है, अब आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि एंगल जो सर्किल पर बनता है, जो सर्किल के किसी भी पोर्शन को टच करता है, इसकी जो आर्क है ये यहाँ पर कहीं भी टच करता है, तो वो जो एंगल होता है, मतलब एंगल बी ओ सी हमें निकालना है, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी जो होता है, जो सेंटर पर एंगल बना हुआ है, ठीक है, एंगल बी ओ सी जो सेंटर पर एंगल बना है, सर्किल का सेंटर था ओ, और इससे जो एंगल बना है वो क्या होता है, वो डबल होता है जो एंगल बनता है अगर सर्किल के किसी भी जो इन सर्किल है, मतलब ये सर्किल का जो राउंड है, इसको कहीं भी अगर टच करके एंगल बनता है, तो ये ए पॉइंट पर टच करके यहाँ एंगल बन रहा है, तो उससे क्या होता है, डबल होता है। तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी से क्या होगा, डबल होगा एंगल बी ओ सी। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये डबल होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एंगल की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180। अब सभी एंगल इक्वल हैं आपके, तो 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, तो 3 से हम क्या करते हैं, 180 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है 60
डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 इंटू, तो एंगल BAC की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। तो 62 जा ये हो गया हमारा 120 डिग्री। तो एंगल BOC इक्वल हमारा क्या हो जाता है 120 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड आप देखेंगे तो 120 डिग्री यहाँ पर है। इस टाइप से इनको हमें करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने देख लिया कि एक जो है सर्किल है, इस टाइप से आप चित्र बना के देखेंगे और बस आपको सीधे लिख देना है ये 60 है तो ये कितना होगा सेंटर पर 62 जा 120 मतलब 120 हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की। अगर आपको समझ में ना आए कोई भी सवाल या कोई डाउट हो तो आप लोग जो है दोबारा से पूछ सकते हैं। यहाँ पर है कि एक ट्रेपेजियम है, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D की वैल्यू दी गई है, तो X और Y की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो आपको पता है ट्रेपेजियम कैसे बनता है, तो ये हमने एक ट्रेपेजियम बनाया, इस टाइप से ट्रेपेजियम आपका रहेगा, ठीक है। ये जो साइड्स होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। अब बात करेंगे हम कि ये एंगल है हाँ ये आप ABC और D इन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए, आप कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। एंगल ABCD हमने नाम दिया, सभी पर एंगल है, ठीक है। अब और हमें क्या करना है, अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेपेजियम है उसकी जो एडजेसेंट साइड यानी कि ये एक एडजेसेंट साइड्स के जो एंगल होते हैं ये मतलब कि जो अपोजिट साइड्स हैं ये वाली और ये इनके जो यहाँ पर बने हैं, ठीक है। ये हम मान लेंगे कि ये हमारी एक साइड है जो ये वाली साइड्स है हमारी, ठीक है, और एक ये वाली साइड्स। तो ये जो साइड्स हमारी इंक्लाइंड रहेंगी, तिरछी जो त्रियक है, तो इनसे जो जॉइंट होकर दो एंगल बने हैं वो दोनों का सम कितना होता है 180, यानी एंगल D प्लस एंगल A इक्वल क्या होगा 180 डिग्री। और यहाँ पर हम ले लेंगे इस साइड की जो त्रियक रेखा या जो हमारी इंक्लाइंड लाइन है उस पे जो एंगल बने हैं उनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल C प्लस एंगल B इक्वल क्या होगा 180 डिग्री। बस सिंपल। अब आपको क्या करना है एंगल D प्लस एंगल A की वैल्यू रखनी है। एंगल D हमारे पास है 2x प्लस 5 डिग्री और प्लस में एंगल A की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 25 डिग्री। इक्वल में क्या हो गया यहाँ 180 डिग्री। सिंपली यहाँ भी रखेंगे, C की वैल्यू है 98 डिग्री प्लस B की वैल्यू है 22 डिग्री। तो ये तो बिल्कुल आसानी से निकाल आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम बाई निकाल लेते हैं। बाई की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। 98 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 17। तो 9 से आप 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो यहाँ बचेगा 8, यानी 82 डिग्री हो गया हमारे पास बाई की वैल्यू। अब बाई हमने देखा कि चारों ऑप्शन में बाई है, मतलब अब हमें A भी फाइंड आउट करना होगा, इसमें नहीं है तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचे हैं 3 ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इनमें से हमें देखना है। तो हम क्या करें अब इस पर जाएंगे, इसका हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमें x की वैल्यू देखनी है, ये है 2x और ये है x, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ये हो गया 3x। 2x पहले से थे, एक x ये है तो ये होगा 3x। अब यहाँ पर बचा है 25 है यहाँ और यहाँ है 5, तो 25 और 5 कितना होता है 30। देखिए जिसके साथ वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ ऐड होगा और नंबर जो है तो वो नंबर के साथ ही ऐड होंगे, ठीक है। ये हो गया 180। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 3x इक्वल, ये हो जाएगा 180 में से इस 30 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये लेफ़्ट में है प्लस में, राइट में आएगा तो माइनस में। अब इससे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 150 यानी 150। तो 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 3x इक्वल आ गया 150, तो x इक्वल हमें चाहिए है तो हम क्या करें 150 और ये क्या था यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो ये जो राइट साइड में आएगा तो ये किस में आएगा डिवाइड में। 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15 और 0 का 0, यानी x इक्वल हमारे पास क्या आ गया 50 डिग्री। तो 50 आप देख लीजिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड में है x इक्वल 50 डिग्री और y इक्वल 82 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से हम इन सवालों को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आप लोग साथ में नोट करते जाना, ठीक है, या फिर आप बाद में जो है वीडियो को फिर से देख लेना या आप स्टॉप करके इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड नंबर प्रश्न की कि क्या है। तो ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है एक दूसरे के, और ई लाइन जो है ये ए बी और सी डी को कट कर रही है और ई क्या है एक इंक्लाइन यानी त्रियक रेखा है। तो ये जो है ये एंगल ये पॉइंट ओ पर और पॉइंट पी पर दोनों रेखाओं को काट रही है, ए बी को ओ पर और सी डी को पी पर। यहाँ पे उसने गिवन दिया है कि एंगल ए ओ पी मतलब ये वाला एंगल इसने दिया हुआ है ए ओ पी, एंगल ए ओ
पी, ठीक है, ये वाला एंगल है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है कितनी है, ये एक्स है। और ओ पी सी, तो ओ पी और ये सी, ये वाला यहाँ, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये 22 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इसने दिए हुए हैं। अब हम क्या करें यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है, एक्स रेशियो वाई यहाँ पर कितना है 5:15, और एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, सॉरी 5:13 है। अब हम क्या करें, हम क्या करते हैं, जब भी हमें रेशियो में कोई चीज़ हो हटाना हो, तो हम किसी भी एक वेरिएबल यानी आपका क्या हो जाएगा, चर, जो चर होते हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो जो चर हैं, एक सेकंड, ये चार अचार आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 13 है, तो यहाँ पर हम क्या करें कि 5:13 है, तो 5 के साथ हम कोई भी वेरिएबल हम यहाँ ले रहे हैं थीटा, तो ये हो गया x = 5 थीटा। अगर हमें इनको अलग करना है रेशियो से, तो हम कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, तो ये अलग हो जाते हैं, ठीक है, रेशियो से भिन्न से। तो x = 5 थीटा आ गया और y = क्या आ गया यहाँ पर 13 थीटा। अब सिंपली हमें पता है कि जब दो कोई पैरेलल लाइन हो और एक तिरछी लाइन से कटे हुए हों या एक स्ट्रेट लाइन से भी कटे हुए हों, कोई भी लाइन जो है वो दो पैरेलल लाइंस को काटती है, तो उस लाइन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180। तो इसकी ये ए बी लाइन का इंटीरियर एंगल है ए ओ पी एंगल, और जो सी डी है उसका इंटीरियर एंगल है सी पी ओ, ठीक है। इस साइड भी जो है ये पैरेलल बन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या है, ये एंगल पहले से डिनोट करके दिए हुए हैं, तो हम दोनों इंटीरियर एंगल यही लेंगे। तो हमारे पास है एक्स, ये वाला एंगल एक्स, और ये वाला एंगल प्लस वाई, दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये कंडीशन अगर आपको नहीं पता है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू क्या थी 5 थीटा प्लस वाई की वैल्यू है 13 थीटा, तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब 13 + 5 हम ऐड करेंगे तो 18 थीटा आ गया, 18 थीटा इक्वल होता है 180 डिग्री। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर क्या करें, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए है, हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, जो वेरिएबल हमने लिया है वो, तो ये 18 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड में 18 से 18 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 और 0 का 0, यानी थीटा इक्वल क्या है 10 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस 10 डिग्री की वैल्यू उठाकर सिंपली जो ऊपर हमने लिखा था 5 थीटा यहाँ और यहाँ 13 थीटा, इसमें रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 10 है, 10 × 5 करेंगे यानी 10 का गुणा 5 में, तो 50 डिग्री हो जाएगा, और 10 का गुणा 13 में करेंगे तो 130 डिग्री। अब आप ऑप्शन देख लीजिए 50 और 130, ऑप्शन सेकंड हमें मिल गया 50 और 130, और किसी में ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी। इस टाइप से हम इनको निकालेंगे, बस आपको पता होना चाहिए ट्रिक। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक आदमी है जो मतलब अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी विल बी। यानी एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 70 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए औसत चाल या एवरेज स्पीड, ठीक है, जैसे हम एवरेज स्पीड भी बोलते हैं या औसत चाल आप बोल सकते हैं, ये होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। तो मतलब कि जितना भी हमारे पास डिस्टेंस है, तो पहली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है ये आप देखिए, यहाँ पर पहली डिस्टेंस हमारे पास है 50 किलोमीटर, उसने चला 40 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी डिस्टेंस उसने चली 70 किलोमीटर से एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो अब हम यहाँ पे देखें कि ये तो हमें मिल गया, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है, तो टाइम कैसे निकालें, तो हमें पता है स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमें चाहिए है क्योंकि हमारे पास स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है, तो हम क्या करें, टाइम को यहाँ ले जाएं और स्पीड को नीचे, तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब हम क्या करें, पहले वाली की हमारी डिस्टेंस कितनी थी 50, और पहले वाले का टाइम स्पीड हमारी कितनी है, डिस्टेंस थी 50 और टाइम था 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे वाले के साथ करेंगे, दूसरे वाले के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ हमने प्लस लगाया, दूसरे वाले में हमारे क्या है 70 किलोमीटर स्पीड थी, सॉरी डिस्टेंस था, और 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो ये हमारा क्या बन गया, ये टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया।
अब हम निकाल सकते हैं, ऊपर हमने ऐड किया 7 5 होता है 12 और 0 तो 120, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो 40 और 30 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 120 आ जाएगा। वो कैसे लेंगे, तो एलसीएम लेना आपको आता होगा। यहाँ 40 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे। पहले तो आप 2 से करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। फिर आप 5 से कर लीजिए डायरेक्ट तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 4 और 3 अलग अलग होंगे तो 4 3 जा 12 और 5 2 जा क्या हो गया 10, तो क्या आ गया 120। इस टाइप से हम इसको करते हैं, क्योंकि अब 4 भी जो है 4 और 3 अब क्या है, ये नंबर जो हैं ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, सेल्फ से ही डिवाइड हमें इन्हें करना होगा, या 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये नहीं होगा। तो 4 और 3 अब यही रहेंगे, ठीक है। तो 4 3 इंटू 5 2 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 120। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, 40 से डिवाइड करा 120 को तो 3 आया, तो 3 5 जा 15। क्या करा हमने, 40 को डिवाइड करा इस 120 से तो हमारे पास आया 3, तो 3 का गुणा हमने किस में करा, ऊपर वाले नंबर में। फिर प्लस का प्लस लिखा हमने, फिर क्या किया नीचे ऊपर, अब यहाँ नीचे क्या है 30, 30 का डिवाइड करो 120 में तो 4 आता है, तो 4 का गुणा हम क्या कहाँ करेंगे, ऊपर वाले नंबर के साथ, इसके साथ, और इसके साथ क्या करेंगे 3 का गुणा। तो ये हो गया 7 जो को 28, यानी 7 4 जा 28 और 0 बस। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सिंपली इसको मैं थोड़ी और नीचे कर लेती हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पर कि ऊपर वाला है हमारा 120 और नीचे हमारा है ये, आप हटा लेना यहाँ, ठीक है। यहाँ कर लीजिए इक्वल 120 और नीचे यहाँ पर ऐड कर दो 150 और 280 को आप ऐड करेंगे तो 430 आएगा, और डिवाइड में क्या है 120। अब आप सिंपली क्या करें कि ये 120 है और ये भी 120 है, तो ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो 120 गुणे 120 यहाँ पर हो जाएगा और बटे में रहेगा 430। ये 0 से 0 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 12 का गुणा आप करेंगे 120 में तो 144 और 0 आएगा, और यहाँ 43। अब 43 का डिवाइड आप अगर 1440 में करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो आपका आएगा 33 फुल टाइम्स, पूरा 43 से 1440 पूरा कट जाएगा 33 बार, और शेष फल आपका बचेगा 21। तो यहाँ लिखते हैं, और जो आपका भाज्य होता है, ठीक है, भाज्य यानी कि आपका डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड को आप यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, एज इट इज़। 43 नीचे था, 43 नीचे लिखा, 33 बार फुल गया तो यहाँ लिखेंगे, और जो शेष फल बचता है वो हम क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये था डिस्टेंस, ये स्पीड है हमारी एवरेज स्पीड, तो किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे जो डाटा है पूरा वो किलोमीटर और आवर में था, तो किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच कर रहा हो तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। 33 सही, 21/43 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की कि अ विलेज हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 5000 पीपल एंड इट रिक्वायर्स 100 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। मतलब 5000 लोग हैं और 100 लीटर पानी एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक दिन का पानी 100 लीटर है और 5000 लोग रहते हैं। और जो टैंक बना हुआ है जो सबको पानी देता है, ठीक है, उस टैंक की डायमेंशन है ये वाली 25 × 10 × 6 मीटर में है सारा डाटा। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर इन द टैंक लास्ट। तो टैंक में कितने दिन का पानी बचा है अगर 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर है, ठीक है। तो ये आपको करना है, हिंदी में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, जब इस टाइप का डाटा हो तो आपको सिंपली डिवाइड करना होता है, और उसमें आपको क्या करना है, जो डायमेंशन आपको दी है वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होता है L × V × H। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है ऊपर का, और ये नीचे डाटा दिया हो, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको डिवाइड कर लें, जो वॉल्यूम है उससे लोगों का डिवाइड कर लें कि कितने लोगों को कितना लीटर पानी पर डे लग रहा है। तो हमारा जो डाटा है ये हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी इसको हटा देते हैं, क्या है वॉल्यूम, और नीचे हम क्या करेंगे कि हमारे लोग कितने हैं, तो 5000 लोग हैं, इतना पानी एक टैंक में है और 5000 लोगों को पर डे के हिसाब से कितना पानी लग रहा है, 100 लीटर पर डे। और ऊपर जो है ये हमारा डाटा किस में है, मीटर क्यूब में है। तो इसने सिंपली बताया है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000
लीटर है, तो हम यहाँ क्या करें कि ये मीटर क्यूब है और नीचे लीटर है, तो हम इसको भी मीटर क्यूब को क्या कर लें, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और डाटा लिख लेंगे। लेंथ हमारी थी 25, ब्रेथ जो है ये थी 10, और उसके बाद हमारा हाइट है 6। अब बटे में हमने इसको लिखा 5000 गुणे 100, क्योंकि हमें डे निकालना है, और गुणे यहाँ पे कुछ नहीं है, लीटर पर डे है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बन जाएगा, लीटर में बन जाएगा, मीटर क्यूब हमारा। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हम काट देंगे, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और लीटर से लीटर भी कट जाएगा, तो ये बचेगा पर डे। तो ये मतलब डे नीचे है तो सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, यानी ये यहाँ का डाटा कहाँ जाएगा, यहाँ। और फिर इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, कर लीजिए 5 दूनी 10, और 5 से इसको करिए 5 25, और 5 से ये कट जाएगा, ये 2 से जो है 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है क्या बचा है, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है। ये 6 से ये कट गया, ये 3 जीरो ये भी कट गए थे, 10 भी कट गया है, 25 भी कट गया है, तब क्या बचा है 3। और उसके साथ ये डायमेंशन कौन सी है, डे, जो हमारा यहाँ नीचे था ये हम ऊपर यहाँ पर ले आए थे, ठीक है। और क्योंकि ये लीटर नीचे था ये ऊपर था तो ये कट गया, तो यहाँ आ गया हमारा 3 डे या डेज यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा, 3 दिन या 3 डेज। इस टाइप से इसको हम यहाँ पर करेंगे। आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं कि जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि सपोज़ कि 5 सपोज़ आपके पास लिखा है कि 15 चॉकलेट हैं और पर व्यक्ति को कितनी मिलेंगी, 3 लोगों को कितनी कितनी मिलेंगी। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि इतना पानी है और 5000 लोग हैं, और 10 ये लोग जो है 5000 लोग 100 लीटर पर डे पानी यूज़ करते हैं एक व्यक्ति, तो 5000 व्यक्ति कितना करेंगे, 5000 गुणे 100 लीटर। तो इस टाइप से इसका हमने करा कि टोटल पानी से जितने लोगों को पानी पर डे लग रहा है, कितना पानी पर डे लग रहा है 5000 लोगों को एक गाँव को, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल गया कि कितने दिन का पानी उस टंकी में है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 15 चॉकलेट हैं और 3 लोग हैं, तो पर व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो 3 से डिवाइड कर दें, पर व्यक्ति को 5-5 चॉकलेट मिलेंगी। इसी टाइप से ये है कि जो पानी है वो कितने दिन के लिए है। अगर इतना टोटल पानी है हमारे पास, टोटल पानी सपोज ये है और इतने लोग हैं, तो प्रति व्यक्ति मतलब कि कितने दिन के लिए पानी यहाँ पर बचा है, अगर 3 लोग जो है पानी पर डे यूज़ करते हैं तो 5 दिन के लिए इनका पानी बचा है, अगर जो है 3 लोग पानी यूज़ प्रतिदिन करते हैं। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं सोचकर, ठीक है। ऐसे हम इन सवालों को करते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की कि राम सेल्स एन आर्टिकल 50% प्रॉफिट। राम ने कोई आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पर सेल करा है और बेचता है, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹21 मोर। अगर वो 21 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे क्या होता, ही वुड गेन 18%, तो 80% प्रॉफिट गेन कर लेता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी, तो कॉस्ट प्राइस बतानी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, या माना हमने क्या माना कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है हमारे पास x है, ठीक है। हम x मान लेते हैं, आप चाहे तो 100 भी मानकर कर सकते हैं। हमने माना कि कॉस्ट प्राइस x है। अब उसने कहा कि उसने आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, और 15% प्रॉफिट पर बेचा तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये 100% है। जब भी कॉस्ट प्राइस या कुछ भी हो जो हमारे पास डाटा है वो उसको हम 100% मानते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 15% प्रॉफिट पर बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका, x का 15%, यानी 115% ऑफ x हो गया सेलिंग प्राइस। कैसे निकालते हैं, 100% ये है और 15% प्रॉफिट पर बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई उसकी 15%, उससे ज़्यादा मिला सेलिंग प्राइस पर, तो 100 + 15 हमने यहाँ पर करा। और यहाँ पे क्या हो गया परसेंटेज, क्योंकि 100% हमारे पास x था और 15% प्रॉफिट हुआ तो 115% ऑफ x होगा, x का 115% होगा इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य ये हो गया 115%। अब वो कह रहा है कि अगर वो
हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹21 मोर, अगर वो 21 रुपये ज़्यादा में बेचता तो वो गेन कर लेता 18% प्रॉफिट। ठीक है, अगर वो कितने 21 रुपये ज़्यादा में बेचता, अभी उसने कितने में बेचा था, अभी उसने बेचा है 115% ऑफ एक्स में बेचा। अगर वो 21 रुपये ज़्यादा में बेचता, इतने में बेचा, अगर वो 21 रुपये और ज़्यादा में बेचता तो उसे क्या होता, 18% का प्रॉफिट होता, मतलब कि 118% ऑफ एक्स होता, 18% का प्रॉफिट हो जाता 100% ऑफ एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100% ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स को, तो ये क्या हो गया हमारा 118% ऑफ एक्स हो जाता। ये उसने कंडीशन बताई, तो कंडीशन ये है। तो ये कंडीशन बनानी अगर आपको नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, नहीं कर सकते इन सवालों को, ये आपको सोचना है। उसने कहा कि 115% में बेचा, अगर वो 21 रुपये और ज़्यादा में बेचता तो उसे क्या होता, 118 मतलब 18% का प्रॉफिट होता। 100% तो उसकी लागत है, तो 18% का प्रॉफिट होता, यानी 118% में वो बेचता तब उसे 18% मिलते। तो ये कंडीशन होती। अब बस हमें क्या करना है, इस कंडीशन को सॉल्व कर लेना है। आप इसको जो है परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, नहीं भी हटाना है तो आपका ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, 115% ऑफ एक्स, और यहाँ पर आप क्या करें, 118% ऑफ एक्स ये है, तो एक काम करें आप, यहाँ 21 को 21 रहने दें, यहाँ 118% ऑफ एक्स है, और इसको आप क्या करें, राइट साइड में ले जाएं, तो ये हो गया -115% ऑफ एक्स। अब क्या करना है, 118 में से 115 सब्ट्रैक्ट करो तो आपका कितना आएगा, 3% ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 21। अब क्या करें आप, 21 और यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज को अगर आप हटाते हैं तो नीचे क्या होता है, 100 से डिवाइड होता है। अगर आप परसेंटेज को हटाते तो हमने हटाया, तो ये अब क्या होगा, एक सेकेंड, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अभी मैं हटा देती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, 21 यहाँ लिखा हुआ है, ये 100 जो है राइट साइड में है तो ये लेफ़्ट में जाएगा, तो नीचे की चीज़ क्या होती है, ऊपर जाती है, और ऊपर का डाटा क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, वैल्यू पलट जाती है, तो ये जो है 100 ऊपर पहुँच गया यहाँ, और 3 नीचे। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाता है डाटा का, लेफ़्ट का राइट या राइट का लेफ़्ट में ले जाएं। तो ये एक्स का एक्स यहाँ पर बचा, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि एक्स हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस ही हमें बतानी है। तो बस 3 से डिवाइड कर लो, 3 7 जा 21, और 7 × 100, ये 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 7 × 100 हमारा क्या हो गया, 700 या 700। तो एक्स या कॉस्ट प्राइस था हमारा 700 रुपीज़ आ गया, कि पहले हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 700। अगर वो 700 में 15% एक्स्ट्रा में बेचता, मतलब कि 700 में 15% उसे प्रॉफिट होता, 700 ये है कॉस्ट प्राइस। फिर सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते। ठीक है, तो उसे लागत मूल्य लगी है 700 रुपये, ये बताना था हमें, तो ये हमने यहाँ पर बता दिया। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं बना पाए तो आप सवाल नहीं कर सकते, तो ये आपको सोचना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि 2 टावर हैं, 2 टावर्स आर 30 मीटर और 35 मीटर हाइट के हैं, दे आर 12 मीटर अपार्ट। ये दोनों क्या है, 12 मीटर अपार्ट है एक दूसरे से, तो द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप विल बी। उसने कहा कि ये सपोज 12 मीटर की डिस्टेंस है, 2 टावर है, एक 30 है, आप किसी भी साइड कोई भी बना लीजिए, 30 मीटर का है, और दूसरा है ये 35 मीटर का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तो द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके टॉप की डिस्टेंस, ये इसका 30 मीटर टावर का टॉप है, 35 मीटर टावर का टॉप है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। अगर जो है बेस से ये लोग क्या हैं, शीर्ष के बीच की दूरी बतानी है, और अगर इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो यहाँ से हम क्या करें कि ये हमें पता है, एक ये ट्राइंगल बन जाएगा। अगर ये 12 है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, अगर ये वाली डिस्टेंस 12 है हमारी, तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम 12 लिख लेते हैं। अब ये 12 है, और ये देखिए ये 30 था, यहाँ तक ये 30 था, तो ये भी यहाँ तक ये 30 था, तो ये जो है यहाँ से ऐसे आया तो ये भी 30 है, और ये टोटल था 35, तो हमने 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना बचा, ये 5 बचा, क्योंकि ये 5 और ये 30, तो ये टोटल हो गया 35। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो त्रियक रेखा है, इंक्लाइन लाइन, इसको बताना है, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो हम इसमें क्या लगा लें, ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है कोई भी, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है अगर,
तो इसमें आपका ये क्या है, ये बेस है आधार, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होता है, और ये होता है हाइपोटेनियस। तो अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमें निकालना है, और ये क्या है स्क्वायर में, तो हम रूट इसका इस पर चढ़ा देते हैं। परपेंडिकुलर है हमारा 12, तो यहाँ 12 का सॉरी बेस है 12, कोई बात नहीं, आप कोई भी पहले लिख लीजिए, और परपेंडिकुलर है 5। बस अब आप क्या करें, 12 का स्क्वायर करें तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर आप इनको ऐड कर दें। आप यहाँ पर अगर इनको ऐड करेंगे 144 और 25 को, तो ये आ जाएगा 169 यानी 169। तो इसका रूट अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13। तो ये आएगा 13 मीटर हमारा आंसर। जो ये त्रियक रेखा है इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी आ गई, ये आ गई है 13। ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर है 13 मीटर। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस टाइप से आप इन सवालों को करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने इसमें लगा दी और जल्दी से हमने कर लिया। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है, आपको पता हो कि 12 5 तो 13 आंसर आता है। अगर 12 5 हो, ठीक है, 4 3 हो तो कितना आता है, तो यहाँ पर कितना आता है, ये आता है आपका 5। इस टाइप से कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं पाइथागोरस थ्योरम की, तो आप डायरेक्ट भी इनको अगर आपको पता है तो आप ये लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम 8 नंबर प्रश्न की। टोटल यहाँ पर 15 प्रश्न मुझे करवाने हैं, जिसमें से अभी 7 हुए हैं अपने, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ए सैलरी इज़ द सेम एज 3 टाइम्स बी सैलरी। उसने बोला है ए की सैलरी, हमने माना ए है वो क्या है 3 टाइम्स है बी की सैलरी का, ठीक है। इफ़ टुगेदर दे अर्न, अगर ये दोनों मिलकर टुगेदर मतलब साथ में दोनों मिलकर अर्न करते हैं 3680 रुपये पर मंथ, एक महीने में 3680 रुपये दोनों मिलाकर कमाते हैं, तो फाइंड देयर सैलरीज, तो दोनों का वेतन ज्ञात करो। अब हम क्या करें, ये ए प्लस बी है और ये ए प्लस बी इक्वल 3680 है, तो हम क्या करें कि ए की जगह पर 3b रख दें। ये हमारे पास ए, इस कंडीशन में 3b यहाँ पर हमने रख दिया और प्लस में ये बी रख दिया। ये हो गया हमारे पास 3680। अब बस यहाँ पर क्या लिखे, 3b प्लस बी हो गया, ये हमारे पास 4b इक्वल हो गया 3680। तो b इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा 3680 बटे 4। 4 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 4 9 जा होता है 36 और 4 2 जा 8 हो जाएगा और 0, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ₹920। b जो है ये 920 रुपये कमाता है और a कितना कमाता है, a b से 3 गुना कमाता है। तो हम क्या करेंगे 3 गुणे 920 कर लेंगे, तो ये जो है हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 0 और 3 दूनी 6 और 3 नम 27, यानी 3 9 जा 27। तो जो क्या बोलते हैं ए ने कमाया, ए ने कितना अर्न करा है 2760 और बी ने 920। तो 920 देख लीजिए आप इससे भी चेक कर सकते थे कि यहाँ पर अगर आप बी की देखें तो 920 सिर्फ एक में है, ये है 4th ऑप्शन। तो ए ऑटोमेटिकली आपका 2760 आ जाता है, क्योंकि एक आपका 920 है और किसी ऑप्शन में 920 है नहीं बी की वैल्यू। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा हमारा 4th ऑप्शन। तो एक ही अपने आप आ जाएगी, आपको एक ही निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बी निकाला और बी सिर्फ एक ऑप्शन में वही है जो आपने निकाला, तो जो ए की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इस टाइप से आपका टाइम भी सेव हो सकता है, आप ए की वैल्यू ना निकालें, ठीक है। और भी तरीके हैं इन सवालों को सॉल्व करने के। आप ऐसा कर सकते हैं कि ए की वैल्यू निकालनी भी है तो बी ने अगर इतना अर्न किया है, टोटल अर्न किया था इन लोगों ने 3680, तो आप ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके टोटल में से, तब भी आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2760 ही आएगी। बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, वो आपको चूज़ करना है, या उस टाइम पर आपको कौन सा तरीका याद आ रहा है, किस तरीके से टाइम सेव हो रहा है, तो आप वो यूज़ करें। अब बात करेंगे 9 नंबर की एवैल्यूट। ये देखिए इसमें थोड़ा सा जो है एरर है यहाँ पर, यहाँ 2 की जगह पर 3 लिखना है आपको बस, ठीक है। 4 की पावर है यहाँ पर 3/2 और इनटू में यहाँ पर है 343, 243 नहीं है 343। अगर 243 से आप करेंगे तो आंसर आपका कभी नहीं आएगा, ये 2/3 है। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, ये साइड्स एंड इंडाइसेस का चैप्टर है, आपको क्या करना है इस 4 को इस टाइप से लिखना है कि 2 आ जाए आपका, क्योंकि ये 2 डिवाइड में है तो 2 हमें मल्टीप्लाई में चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर 3 डिवाइड में है तो हमें यहाँ क्या चाहिए 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में लाना है। 343 को हम कैसे लिखें कि पावर 3 की पावर बन जाए वो, ऐसे ही 4 को हम कैसे लिखें कि वो 2 की पावर बन जाए। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर होता है 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 या 2 का स्क्वायर, ये आपको सीखना होगा। और होल पावर पर इसका कितना है 3/2,
ठीक है। अब इनटू में हमने क्या लिखा 343। अब 343 आपको नहीं आता है अगर, तो आप इनके फैक्टर इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ 7 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। 7 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 49 और फिर आप 7 से करेंगे तो फिर आ जाएगा 7 और फिर 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, यानी 7 7 3 टाइम्स आपका यहाँ पर देखिए आ गया। तो आप लिखेंगे यहाँ 7 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है 2/3 है। अब देखिए हमने कर लिया मल्टीप्लाई में, हमने यहाँ 2 बना लिया क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में हमने 3 बना लिया क्योंकि यहाँ डिवाइड में 3 था। अब देखिए जब पावर के ऊपर पावर हो या पावर आपकी ऐसे लिखी हो कि पावर के ऊपर पावर और मल्टीपल में दूसरी पावर हो, ये क्या होती है इनका मल्टीप्लाई, या पावर के ऊपर आप पावर समझ सकते हैं कि 2 की पावर 2 है और उसकी पावर 3/2, ऐसे 7 की पावर 3 है और उसकी पावर क्या है 2/3, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3/2 आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3 इंटू 2/3। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर कितनी बचेगी 3, तो 2 की पावर 3 यहाँ लिखेंगे और इंटू में यहाँ 7 की पावर कितनी बची है 2। बस अब यहाँ क्या होगा 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 और यहाँ पे 7 की पावर 2 को लिख सकते हैं 49। अब 8 का मल्टीप्लाई 49 में आप कर लीजिए 392 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आपको इतना नहीं करना है, तो सिंपली शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप 8 का मल्टीप्लाई पहले 9 में करें या 9 का मल्टीप्लाई 8 में करें। तो 8 9 या क्या होता है, आप इस टाइप से करेंगे तो आपको सिंपल पड़ जाएगा, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई आप 9 में करेंगे तो होता है 72, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 2 आई और कैरी 7 आई। बस अब आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट देख लीजिए सिंपली कि चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट किस में है। तो यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 किस में आ रहा है लास्ट में, तो यूनिट डिजिट देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही 2 है, बाकी किसी ऑप्शन में 2 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 0 है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। आगे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत ज़्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन में टर्म दिए हों जैसे 1 4 2 3 2 1 कुछ भी दिया हो मल्टीप्लाई करना हो, तो आपको सिंपली पता है यहाँ 1 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो आप चेक कर लीजिए, अगर किसी 2 ऑप्शन में मिल रहा है तो फिर आपको मल्टीप्लाई दूसरे डिजिट में करना होगा, तो आप दूसरा डिजिट चेक कर लीजिए या फिर पूरे में करके आपको देखना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये सवालों की शॉर्ट ट्रिक भी होती है। तो शॉर्ट ट्रिक से आप करते हैं तो टाइम सेव आपका होता है और पेपर छूटता भी नहीं है। अगर आप बहुत लेंदी प्रोसेस से लगाएंगे तो पेपर में क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है वो लास्ट में नहीं बचता है और फिर क्वेश्चन हम छोड़कर आ जाते हैं और बनते हुए क्वेश्चन भी हमसे नहीं क्या होता है नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी देखते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टराइज की, गुणनखंड करें तो गुणनखंड कैसे करेंगे। अब देखिए ये हम बाय ऑप्शन करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हमारे पास है 8x² माइनस 10x और प्लस में क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर 8x² माइनस 10 और प्लस में 3 है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो बाय ऑप्शन आप यहाँ पर देखें कि क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बाई ऑप्शन आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन देखें हम कि हमें 8x² पहले चाहिए, तो 4x है यहाँ पर और यहाँ पर है x। तो 4x का आप x में मल्टीप्लाई करें पहले, इस फैक्टर में ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं जैसे यहाँ लिखा है 4x माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 1। अब 4x पहले इस 4x टर्म का पहले x में करना, फिर 1 में करना है, फिर इस 3 का आपको x में करना है, फिर -1 में करना है। फिर आप देखेंगे कि यही अगर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है रिजल्टेंट तो हमारा आंसर ये ऑप्शन सही है। तो अब यहाँ पे हमने देखा 4x का x में मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो यहाँ आ रहा है 4x², क्योंकि x का मल्टीप्लाई 2 वेरिएबल हैं और सेम है तो ये पावर चढ़ गई, x इंटू एक्स आता। तो x इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं x², जैसे 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वैसे ही x इंटू एक्स को x²। तो 4x इंटू एक्स और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 एकम 4 और x का x में गुणा होगा तो x²। अब लेकिन हमें चाहिए 8x², तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें ऑप्शन बाय ऑप्शन करना है। यहाँ देखिए यहाँ है 4x और यहाँ है 2x, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, नंबर का मल्टीप्लाई करिए। देखो 4x माइनस 3 है यहाँ पर और यहाँ पर है 2x माइनस 1। सिंपली आप जल्दी से करिए 4x का 2x में, तो नंबर का मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 हो गया 8 और x का मल्टीप्लाई x² हो गया, तो ये आ गया 8x²। तो ये है ऑप्शन, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है सही हो सकता है। लेकिन और देखिए यहाँ पर x है यहाँ 2x है, तो ये तो आएगा 2x², ये नहीं हो सकता।
ये x का x में करिए तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, इस टाइप से हम इन सवालों को करेंगे तो आप इजीली जो है इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ इस टाइप से करना है। ये सेकंड हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आप लोग इसको बाय ऑप्शन करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, मतलब आप इजीली कर सकते हैं, हमें ऐसे नहीं करना, नहीं तो आप तो बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ के 8 का 3 में मल्टीप्लाई करते तो आता 24, फिर आप 24 के ऐसे फैक्टर देखते कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या आए 24 आए टोटल, और प्लस माइनस आप कुछ भी करें तो क्या आए वो माइनस वो 10 में आए या -10 आए। ठीक है, तो अब आपको ऐसे ही देखना पड़ता, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती। तो भी आप फैक्टर देखते तो आप कितना देखते यहाँ पर कि 10 आ जाता। आप 24 के फैक्टर निकालते रहिएगा तो बन जाएगा, लेकिन आप बाय ऑप्शन करेंगे इसको, हमें आगे नहीं ज़्यादा मेथड सीखनी है। ठीक है, बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है हमारा कि इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4000 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम बी द सेम एज द इंटरेस्ट ऑफ ऑन ₹4500 एट 9.5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। वो बोल रहा है कि कितने समय में 4000 रुपये पर प्रतिवर्ष 9% की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना ब्याज 45 रुपये पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9.5% की दर से होगा। मतलब कि पहला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे वाले के इक्वल है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर रेट इंटू टाइम बाई 100, ये होता है फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, सिंपली बस इसी फॉर्मूले का यूज़ हमें करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले वाला हमारा है 4000 हमारा है प्रिंसिपल इंटू 9% हमारा रेट है, और टाइम हमारे पास है नहीं है, यही हमें बताना है। और नीचे लिखेंगे 100, फिर इक्वल है किसके, सिंपल इंटरेस्ट जो 4000 वाला है वो दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है। ठीक है, पहला वाला किसके इक्वल है, दूसरे वाले के। तो यहाँ पर दूसरा वाला हम इसके इक्वल में करेंगे तो वो कितना है, 4500 पर 9.5% की दर से 4 साल में 100 रुपये पर जितना ब्याज मिलेगा, वही ब्याज कितना मिलेगा इस पर 4000 रुपये पर 9% की दर से मिलेगा, लेकिन कितने टाइम में मिलेगा तो ये बताना है। तो हमें बताना क्या है, इसको टी को बताना है। बस अब सिंपली हम तो टी को बताना है तो टी को यहीं लिख दीजिए 100, और नीचे यहाँ भी 100 है इक्वल में, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, और भी हम ऊपर से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि टी को यहीं छोड़िए, क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए। सामने क्या था हमारे टी के 4500 गुणे 9.5 गुणे 4 है। और अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा टी के अलावा यहाँ जो वैल्यू बची है वो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर है टी के मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड में क्या होगा, नीचे आ जाएगी। तो ये 4000 नीचे आया, गुणे में 9 आ गया। अब इसका दशमलव हमने हटाया तो एक 10 आ गया नीचे। अब हमें क्या करना है, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हमने यहाँ पर काट दिए। अब हम क्या करें, ये 40 है 45 है, तो 4 5 से काट लीजिए, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, ये 9 से इस 9 को भी काट दीजिए। अब 4 बचा है यहाँ, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब आपका क्या कटेगा यहाँ पर, अब ऊपर हमारा बचा है 95 और नीचे बचा है 10 2 जा 20। तो यहाँ हम अब इनको लिख देंगे, अब क्योंकि किसी से नहीं, ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और ये 5 से कट जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 9 जा 45। ठीक है, तो यहाँ ऊपर बचा है हमारा 19 और नीचे ये जो 2 है नीचे का है 5 10 2 जा 5 2 जा 10। तो ऊपर बचा है हमारे पास कितना बचा है 19, ये 1 है, इसका 19 है, इसका 1 है, तो ऊपर बचेगा 19 और नीचे बचेगा कितना, ये 2 बचा है नीचे और एक ये 2 बचा है और ये 9 1 जा 9, तो 2 2 जा 4, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर का। अब बस इसको आप जो है फ्रैक्शन में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 4 का डिवाइड कीजिए, तो 4 4 जा 16 पूरा जा रहा है टोटल 16। उसके बाद रिमाइंडर जो बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, वो 3 बच रहा है और नीचे 4 का 4। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और ईयर्स हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये हमें साल बताने थे टी की वैल्यू के। टी कितना समय लेगा, ठीक है, तो टी कितना समय लेगा, 4 सही 3/4 साल, यानी कि 4 साल पूरे पूरे और 1 साल का 3/4 हिस्सा ये लेगा। ठीक है, इतने समय में ये 4000 रुपये का जो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कर सकता है 4500 रुपये
उसके अमाउंट के इक्वल, 4500 रुपये पे जितना ब्याज मिलेगा आपको उसके इक्वल। तो ऑप्शन नंबर हमने देखा ही नहीं इसमें कौन सा है, बाय ऑप्शन 4th नंबर ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या है। आगे वाला हमारा जो है 12 नंबर का यहाँ पर सवाल है, और ये क्या है, उसने कहा है कि इफ़ द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर डबल। बेस एंड एल्टीट्यूड किसी भी ट्राइंगल का है, उसको हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे अगर, तो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपको सिंपली इसमें क्या करना है और कैसे आप इन सवालों को लगाएंगे। उसने कहा है कि बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर डबल द न्यू एरिया इज, यदि एक त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज बनाइए पहले, ये हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब वो कह रहा है उसका एल्टीट्यूड ये कहलाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका एल्टीट्यूड या हाइट आप जिसको बोलते हैं, और उसका बेस हो गया ये। अब वो कह रहा है कि हाइट या एल्टीट्यूड को आप एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो क्या है, डबल कर दी हमने, 2h कर दी। h को हमने क्या कर दिया 2h, और b को हमने क्या कर दिया 2b कर दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि इफ़ द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर डबल द न्यू एरिया, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर इस टाइप से ट्राइंगल है तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास ट्राइंगल है तो सिंपली हमें क्या करना है, बेस ये लिया हमने और हाइट ये, तो हमारा इस पूरे का क्या होगा, एरिया निकल आएगा। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, न्यू एरिया हमारा जो होगा, नया क्षेत्रफल, वो क्या होगा। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, b की जगह हम 2b लिख देंगे और h की जगह पर 2h लिख देंगे। तो क्या होगा, 2 2 जा 4, ये 4 हो जाएगा, और नंबर वेरिएबल का मल्टीप्लाई, तो b इंटू एच, तो bh, तो 4bh हो गया, और पहले क्या था bh था, तो ये कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स हो गया पहले वाले के। तो क्या हो गया, बिकम्स 4 टाइम्स दी ओरिजिनल, मूल क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बिकम्स 4 टाइम्स दी ओरिजिनल, मूल क्षेत्रफल का 4 गुना। सिंपली हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हाइट हमारे पास h उसने बोला है और b उसने बोला है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। उसने बोला है कि डबल कर दो, तो डबल करा हमने, तो 4 गुना एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले bh था, फिर 4bh आ गया बाद में, तो क्या कितना बढ़ गया, 4 गुना। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की कि द रिमाइंडर व्हेन इतने इज डिवाइडेड बाय इतने। देखिए रिमाइंडर बतानी है, अगर हम 3a³ को 3a³ माइनस 8 को डिवाइड करें a-1 से, तो ये आपको क्या करना है, जब भी आपसे रिमाइंडर या शेषफल पूछें तो इसकी एक ट्रिक है। शेषफल अगर आपसे पूछ रहा है तो जिससे आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो आपका डिविडेंड है, सॉरी जो आपका क्या है, डिवाइज़र है, ठीक है, जिससे आप डिवाइड करते हैं, ये आपका क्या होता है, डिवाइज़र या भाज्य। और इसको क्या लिख सकते हैं, भाज्य, सॉरी भाजक, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा डिवाइज़र, तो डिवाइज़र ये है, जब भी डिवाइज़र या भाजक जो है उसको हम क्या करें, 0 के इक्वल कर लें, तो a इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये कहाँ है, -1 है और ये लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम राइट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और 1 की 1, तो यहाँ a इक्वल 1 आ गया। अब बस हमें क्या करना है, a इक्वल 1 पुट कर देना है, किस में पुट करना है हमें, तो ये हमें किस में पुट करना है, भाज्य में, भाज्य जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, सॉरी डिविडेंड। डिविडेंड या भाज्य जो है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइज़र या भाजक है उससे हम क्या करें, उसको हम 0 के इक्वल लिख कर उसकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो निकालेंगे। तो वेरिएबल था यहाँ a की वैल्यू हमने निकाली 1, अब उसकी जो वैल्यू है ये हम किस में पुट कर देंगे, डिविडेंड या जो हमारा भाज्य है उसमें हम पुट कर देंगे। तो आगे हम देखेंगे, तो 3 हमने रखा और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमने 1 रखा और क्यूब का क्यूब चढ़ाया, -8। सिंपली यहाँ पर a है, a की जगह हमें 1 पुट कर देना है और बात ख़त्म। अब 1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब हमेशा क्या आएगा, 1 का क्यूब मतलब 1 का गुणा 3 बार, तो 1 गुणा 1 1, और फिर 1 का गुणा 1 में, तो क्या आ गया 1। तो और फिर यहाँ पर है 3 इंटू, और हमारे पास आया था 1 -8, तो 3 बन जाए, यहाँ पर क्या हो गया 3 -8, तो 8 में से 3 को घटाइए तो 5 आएगा, और माइनस का डिजिट क्योंकि यहाँ बड़ा है, प्लस का ये 3 था, तो प्लस का छोटा है, माइनस की डिजिट बड़ी है, 8 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर हमारा -3 के साथ होता, अगर देखिए यहाँ लिखा होता -3 + 8, तो हमारा रिजल्टेंट 5 आता, लेकिन साइन कौन सा लगता, तो साइन लगता था प्लस का। क्यों लगता, क्योंकि प्लस का 8 बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन हो वो लगता है, ठीक है। और 2 साइन हो, अगर माइनस प्लस हो, ये वाला रूल मैं बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे रूल समझाए थे, लगभग इसमें 12 रूल हैं प्लस माइनस के।
मल्टीप्लाई के साथ और डिवीज़न के साथ और किसके साथ, तो वो आप देख लीजिएगा। आपको जो प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी हुई है मैथमेटिक्स की उनमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल ऐसे होते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है, 8 जो नंबर है ये बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो -5 ऑप्शन नंबर जो है थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए आप 2 ऑप्शन दिए -5 और 5 कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो इतने छोटे साइन की वजह से भी आप अपना जो है आंसर खो सकते हैं, एक नंबर खो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सपोज़ आपने ये इतना तो कर लिया कि 8 में से 5 जाएगा, सॉरी 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन आपको साइन लगाना नहीं आता है कि कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का। तो आप जो है अगर आपने +5 लगा दिया तो आपका आंसर निकालने के बाद भी आप गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये करना है, ठीक है। जब भी आपसे रिमाइंडर पूछे, ये बात आपको याद रखनी है, अगर रिमाइंडर या शेषफल आपसे पूछता है तभी आपको ये क्या करना है कि जो भाजक या डिवाइजर है उसको इक्वल में करके और टर्म में निकाल लेना है वेरिएबल की वैल्यू, और जो आपका भाज्य या डिविडेंड है उसमें आपको वैल्यू रख देनी है। बात करेंगे अब 14 नंबर की। 14 नंबर है कि 10th डिजिट ऑफ अ क्यूब रूट ऑफ 29791 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब विल बी। वो कह रहा है कि ये जो है ये क्यूब रूट इसका निकालना है, इतने के घनमूल का दहाई अंक क्या होगा। इतने का हमने घनमूल, ये घनमूल होता है, रूट लगाया और 3 यहाँ पर लिख दिया तो ये घनमूल हो गया। अब यहाँ क्या करना है, दहाई का अंक बताना है जो एक पूर्ण घन है। तो अब इसका तो हमें, आपको देखिए क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। क्यूब रूट आप कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली सबसे लास्ट की वैल्यू देखो 1। तो कौन से नंबर का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, तो 1 का क्यूब होता है 1, और किसी का होगा तो नहीं होगा। तो सिंपली 1 का क्यूब बस 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब आपका आता है 27, 4 का क्यूब आता है 64, 5 का क्यूब आता है आपका 125। तो आप किसी में भी देखेंगे तो 1 पीछे नहीं आएगा, ठीक है। आप 1 से 9 तक निकाल लीजिए तो 1 नहीं आएगा, सिर्फ 1 के क्यूब में आपका 1 आएगा, ठीक है। अब क्या है, क्यूब निकालना है तो हम क्या करें, जो पीछे की 3 डिजिट हैं इनको क्रॉस कर दें, मतलब ये तो हमने इंक्लूड कर ही लिया। उसके बाद जो डिजिट बची हैं तो पीछे से जो 3 डिजिट हैं उनको हटा देंगे तो आगे बची हैं 2 डिजिट। अब हमें क्या करना है, इस 27 को देखना है कि 29 को, कि ये नियर अबाउट किसके क्यूब के बराबर है। तो देखिए 2 का क्यूब तो होता है 8, तो ये तो बहुत कम है। 3 का क्यूब अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 27, हाँ तो ये 27 के नियर अबाउट है। ये क्या नियर अबाउट है, 29। और अगर आप 4 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है, 64 होता है। ये क्या है, इससे बहुत ज़्यादा है। तो 29 के नियर अबाउट कौन सा है, 27 वाला। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका, ये किसका क्यूब था, 3 का। तो हम क्या लिख देंगे, बाहर 3 निकल आया। ये 3 का क्यूब था और ये 1 का क्यूब था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 31 का हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्यूब ऐसे, और इस पर लिख सकते हैं क्यूब रूट। तो जब 3 बाहर है, 3 रूट पर है, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 31 बचेगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 31 का क्यूब ये पहले से है। और यहाँ पे क्या है, इस क्यूब रूट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अगर आप ये रूट हटाते हैं तो इसको आप 1/3 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया, 31 की पावर 1 इक्वल 31। तो ये हमारा जो है 31 रिजल्टेंट आएगा। अब ये इसमें हमें क्या बताना है, 10th डिजिट। आप चाहें तो इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं, अगर ये जो मेथड मैंने आपको बताई अगर समझ में नहीं आई है तब। तो आप इसके फैक्टर निकाल लीजिए, किससे, 3 से पहले डिवाइड कर लीजिए। तो नहीं होगा क्योंकि ये 31 का क्यूब है, तो आपको डायरेक्ट 31 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फैक्टर इससे नहीं बनेंगे। तो भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, सॉरी भाग विधि स्क्वायर के लिए है, इसके लिए वैलिड नहीं है। तो आपको यही मेथड इसमें अप्लाई करनी होगी, या फिर आपको सोचना होगा कि किसके अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो अब हमने निकाला यहाँ पर 31। अब हमें क्या बताना है, 10th डिजिट। तो हमें पता है कि दहाई अंक, ये पहला अंक जो है वो इकाई अंक या यूनिट डिजिट होता है, और दूसरा जो अंक होता है वो दहाई अंक होता है। दूसरा अंक क्या होता है, दहाई या 10th डिजिट, ठीक है। दूसरा अंक होता है दहाई या 10th डिजिट, और पहला होता है इकाई या 1th डिजिट। मैं बहुत आपको डिटेल में समझा रही हूँ, अगर ऐसा लगता है आपको कि मुझे शॉर्ट में बताना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिए, मैं अगले बार नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में बताऊँगी, ठीक है। इकाई को बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 31 है तो दहाई अंक इसने पूछा है कि दहाई अंक या 10th डिजिट बताइए। तो 10th डिजिट हमारे पास क्या है, 3, ठीक है। तो ऑप्शन ये जो है 3, तो हम देखेंगे 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ गया हमारा 3। तो दहाई अंक हमारा क्या होगा, दहाई अंक हमारा होगा 3 या 10th डिजिट। तो ऑप्शन देखिए आप 3, ऑप्शन 1 हमारा क्या हो रहा है, राइट आंसर है यहाँ पर।
बात करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की। अगर आपको स्क्वायर रूट समझ में नहीं आए तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। 1 है लास्ट में, तो हमें देखना है कि किसके स्क्वायर रूट में 1 आता है, सॉरी किसके क्यूब में 1 आता है। तो 1 के क्यूब में 1 आता है, तो हमने ले लिया इसका 1, ठीक है। और फिर हमने देखा लास्ट की अब 3 डिजिट हमें डिवाइड करनी, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है तो हम 3 डिजिट को डिवाइड मतलब हटा देंगे। हमने ये 3 डिजिट हटा दी लास्ट की, आगे बचे 2 डिजिट 29। तो 29 देखना है कि किसके क्यूब से मैच कर रहा है, नियर अबाउट है, आसपास है। तो 27 आ रहा है, तो 27 मतलब 3 के क्यूब के नियर अबाउट है, तो 3 हमने 2.5 अंक ले लिया। बस इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। अब हम बात करेंगे आगे 15 नंबर प्रश्न की। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। कल हम दूसरा पेपर सेट सॉल्व करेंगे। इस टाइप से हम पूरे जो 50 अप्रॉक्स है मेरे पास पेपर सेट, वो पूरे मैं सॉल्व करवा दूंगी। बात करेंगे आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड पेंसिल इज, अक्षर पेंसिल से एक स्वर प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए ये कह रहा है पेंसिल, तो पेंसिल में हमें क्या निकालना है, स्वर। स्वर क्या होता है, बॉबल्स। बॉबल्स कैसे निकालेंगे, तो आप ये देखिए PENCIL हमारे पास टर्म है पेंसिल, ठीक है। इसमें कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं टोटल। तो हमें पता है कि हम प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल नंबर या टोटल जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, और ऊपर हम निकाल लेंगे हमें जो गिवन निकालना है, हमें क्या निकालना है, बॉबल बताने हैं। तो ऊपर हमें बॉबल लिखने हैं और नीचे टोटल नंबर। अब इसमें हम बॉबल्स देख लें तो AEIOU हमारे बॉबल्स होते हैं। क्या होते हैं बॉबल्स, 5 होते हैं, AEIOU। तो इनमें आप मैच कर लीजिए कौन से हैं। तो E है हमारे पास एक बॉबल, और कौन सा है, I है बस। और सारे हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं इन 5 को छोड़कर। तो ये इनमें से 2 मैच कर रहा है, एक E मैच कर रहा है, एक I, ठीक है। तो 2 बॉबल हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बॉबल कितने हैं, 2, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर है 6। तो नीचे हमने 6 लिख दिया बस। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो गया, 1/3। क्या बताना था हमें यहाँ पर कि अक्षर पेंसिल में एक स्वर प्राप्त होने की प्रायिकता। तो टोटल स्वर जितने हैं, तो टोटल स्वर या टोटल बॉबल अपॉन टोटल नंबर। टोटल बॉबल है 2, टोटल नंबर है 6, तो हमने डिवाइड करा तो 1/3 आ गया। यानी कि एक स्वर आने की प्रायिकता कितनी है, 1/3। मतलब कि प्रायिकता ये होती है कि 3 नंबर अगर हम लेंगे, 3 काउंटिंग नंबर्स हम लेंगे, जैसे PEN हमने 3 लिया तो इसमें एक बॉबल है, फिर अगले 3 हम लेंगे उसमें भी एक बॉबल होने के चांसेस है। इस टाइप से मतलब ये है कि अगर आपके पास जितने भी लेटर हैं तो हर 3 के पेयर हम बनाए तो उनमें एक बॉबल रहेगा। तो हर 3 में एक बॉबल आने की प्रायिकता या कंडीशन रहेगी, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास 6 डिजिट हैं, 6 में से पहले 3 में एक बॉबल फंस गया, दूसरे 3 में एक बॉबल फंस गया। मतलब हर 3 अगर हम नंबर यहाँ पर 3 लेटर लेते रहेंगे तो सब में एक ना एक बॉबल ज़रूर आएगा। तो ये हमारी प्रायिकता इसकी हो गई 1/3। इस टाइप से आज की हमारी जो सीरीज़ है ये 15 ये पूरे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। कल हम देखेंगे अब ये जो है साइंस के हैं, तो ये पूरा आप लोग साइंस वगैरह खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे मैथ के पोर्शन आपको करवा दूँगी, ठीक है, क्योंकि मैथ में ही प्रॉब्लम रहती है, बाकी सब तो आप आंसर पढ़ के रट भी सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप लोग मुझे जो है सपोर्ट करिए, ताकि मैं जो है आप लोगों के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाती रहूं और नए नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक यू।